पूरे विश्व का पहला विश्वविद्यालय यह भारत में था और विश्व के सारे हिस्सों से लोग लड़के यहां पे पढ़ने के लिए आते थे। हम ज्ञान के पुजारी थे, हम ज्ञान की कीमत जानते थे और इसीलिए ज्ञान के क्षेत्र में भारत किसी जमाने में बहुत बड़ी ताकत था। नमस्कार। प्रोफेसर अंगस मेडिसिन यह मूलतः ब्रिटिश किंतु अनेकों वर्ष हॉलैंड के विश्वविद्यालय में जो अर्थशास्त्र के प्राध्यापक रहे, वे विश्व में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी है, द मिलेनियम हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक्स वगैरह, ऐसा बहुत पुस्तकें उनकी प्रसिद्ध है। उसमें उन्होंने प्रमाणों के साथ यह बताया है कि किस समय पूरे विश्व के व्यापार में कौन से देश की कितनी हिस्सेदारी थी। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि पहली शताब्दी में पूरे विश्व के व्यापार में 1/3 से ज्यादा हिस्सेदारी भारत की थी। 10वीं 11वीं शताब्दी में हम आते हैं तो तब भी वह 32% तक जाती है। अर्थात हम व्यापार में कुशल थे और उसी के कारण हम समृद्धशाली वैभवशाली राष्ट्र थे। इन सब के पीछे स्वाभाविकतः यहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्सेस, जैसे आज की भाषा में कहते हैं, वो अच्छे होंगे। यहाँ की शिक्षण पद्धति प्रणाली बहुत अच्छी होगी और वो थी भी। पूरे विश्व का पहला विश्वविद्यालय यह भारत में था, ये तो विश्व ने माना है। ईसा से 700 वर्ष पहले आज पाकिस्तान में जो है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये पूरे भारत की किसी जमाने में बौद्धिक राजधानी थी। बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था और विश्व के सारे हिस्सों से लोग लड़के यहां पे पढ़ने के लिए आते थे। 60 से ज्यादा विषय यहां पर पढ़ाए जाते थे और लगभग 10,500 विद्यार्थी एक समय यहां पर पढ़ते थे। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना बहुत आसान नहीं था, बड़ी कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता था। जिस समय पूरे विश्व को मेडिसिन यह शब्द भी नहीं मालूम था, उस समय भारत में पूर्णतः मेडिकल साइंस का कोर्स चलता था। उसका पूरा सिलेबस बना हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय या ईसा से पहले 700 वर्ष से लेकर तो लगभग 5वीं शताब्दी तक, अर्थात 1200 वर्ष से ज्यादा पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे आर्यावर्त में ही नहीं तो सारे विश्व को ज्ञान दान का पुण्य कार्य करता रहा। लेकिन उत्तर पश्चिम से कुछ आक्रमण आए और उसके कारण तक्षशिला विश्वविद्यालय यहां बंद हो गया। संयोग ऐसा था कि उसी समय मगध साम्राज्य में, आज के बिहार में, नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई। चक्रवर्ती कुमारगुप्त ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी से लेकर तो 12वीं शताब्दी तक, यानी 800 वर्ष ये ज्ञानदान का काम करता रहा। लेकिन ये सिर्फ 2 ही विश्वविद्यालय नहीं थे। उस समय पूरे देश में, पूरे भारत में अनेक विश्वविद्यालय थे। उच्च शिक्षा के लिए हमारे लड़के उन विश्वविद्यालयों में जाते थे। उड्डयनपुर विश्वविद्यालय था। बंगाल में ही विक्रमशील नाम का विश्वविद्यालय, जो पाल राजाओं ने उसको स्थापित किया था, वो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक रहा। सुलोडगी विश्वविद्यालय जो कर्नाटक के विजापुर में था। सोमपुर विश्वविद्यालय, रत्नागिरी विश्वविद्यालय जो ओडिशा में था, शारदा पीठ कश्मीर का, कांचीपुरम तमिलनाडु का, पुष्पगिरी उड़ीसा का, वाराणसी उत्तर प्रदेश का, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश का। ऐसे हर स्थान पर विश्वविद्यालय थे जिसमें उच्च शिक्षा हमारे विद्यार्थियों को दी जाती थी और इसी के कारण, विद्यार्जन के कारण हमारे सारे लोग यह अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल कर रहे थे। इसीलिए लगभग 8वीं शताब्दी में जिन अरबी
कथाओं के नायक को हम जानते हैं, हारून अल रशीद। उसने अरब के सुल्तान अल मंसूर के साथ कुछ लोग भारत में भेजे। ये अरब के इतिहासकारों ने ही लिख के रखा है। भारत में क्यों भेजे? तो अरब का प्रशासन तंत्र कुशलता से चले, देश में विकास हो, इसके लिए वे भारत से लोग चाहते थे। अर्थात विश्व का पहला कैंपस इंटरव्यू भारत में आज से 800 वर्ष पहले हुआ है और वो लिखित में है। ये विश्वविद्यालय मात्र पुरुषों के लिए नहीं थे, इन विश्वविद्यालयों में छात्राओं के लिए भी स्थान था। चाणक्य ने लिख के रखा है कि विद्यार्थिनियों के अर्थात छात्राओं के हॉस्टल हुआ करते थे। चाणक्य ने उन हॉस्टल्स को छत्रिशाला यह नाम दिया है। जो छात्राएं प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करती थी उन्हें ऋषिका कहा जाता था, और जो ग्रेजुएशन आज के भाषा में जिसे कहते हैं वो ज्ञान प्राप्त करती थी उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। अनेक पुस्तकों में, अनेक ग्रंथों में ऋषिका और ब्रह्मवादिनी ऐसे स्त्रियों का उल्लेख आया है। पूरा जो शैक्षणिक सत्र था, जिसे आज हम सेशन कहते हैं, पूरा वो सत्र बहुत अत्यंत व्यवस्थित पद्धति से चलता था। सत्रारंभ का एक अलग कार्यक्रम होता था जब सेशन का प्रारंभ होता था, और जब सत्र समाप्त होता था उसे उत्सर्ग कहते थे। ग्रेजुएशन सेरेमनी अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता था, उसे समवर्तना कहा जाता था। समवर्तना के माध्यम से स्नातक और उसके ऊपर के जो लोग थे उनको उस प्रकार की पदवी दी जाती थी, और वह समारोह अपने आप में एक बहुत बड़ा समारोह ये माना जाता था। हम ज्ञान के पुजारी थे, हम ज्ञान की कीमत जानते थे, और इसीलिए ज्ञान के क्षेत्र में भारत किसी जमाने में एक बहुत बड़ी ताकत था, और उस ज्ञान के कारण ही, ज्ञान के आधार पर ही भारत समृद्ध और वैभवशाली राष्ट्र था।